हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। और हमारे अभी तक जो साइंस के लेक्चर्स हैं 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। हमने जो अभी पढ़ा था बेसिक सेल के बारे में और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा हुआ था कि जो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं सेल में जो पाए जाते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर्स में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस रहता है जो एक सेल का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल रहता है। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की हमें ज़रूरत है क्योंकि जो सारी एक्टिविटीज़ जो कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल की, है ना। तो आप लोग बने रहिए इसी तरीके से वीडियोस में एंड आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, राइट, है ना। और ज्योग्राफी एनसीईआरटी की जो वीडियो हैं वो आएंगी और एमपीजीएस की भी वीडियोस आएंगी साथ साथ में, और साइंस का जो चल रहा है तो हम अभी जो कंटिन्यू कर रहे हैं अल्टरनेटिवली वो हम 3 सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं इसमें, जिसमें हम ज्योग्राफी, एमपीजी के एंड साइंस, राइट। तो ये तीनों चीज़ें कंटिन्यूस नहीं आ पाती हैं और बट ये अल्टरनेटिवली आती हैं। तो आप चीज़ों को सपोर्ट बनाए रखिएगा और इसको कंटिन्यू करने की भी कोशिश की जाएगी धीरे धीरे करके, है ना। अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है उस वजह से, तो करते हैं, राइट, है ना। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। चलिए तो फिर तो हमने अपने जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो सेल के सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा था। ये हमारी सेल रहती है, ये सेल है, राइट, ये सेल है। अगर ये प्लांट सेल रहती है तो इसमें सेल वॉल पाई जाती है, जो आउटर में रहती है ये सेल वॉल रहती है। अगर ये प्लांट सेल है, राइट, ध्यान रखिए प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल में सेल वॉल रहती है, आउटर जो लेयर रहती है प्लांट सेल की वो रहती है सेल वॉल, सेल वॉल रहती है। एंड इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसे बोल लेते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस रहता है कि जो एनिमल सेल रहती है उसमें सेल वॉल नहीं होती, जबकि जो प्लांट सेल्स रहती हैं जो उसमें सेल वॉल पाई जाती है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको धीरे धीरे करके आप लेक्चर्स में कंटिन्यू बने रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी, राइट, है ना। तो हमने सारे अपने जो सेल ऑर्गेनल हैं उनके बारे में पढ़ा था, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा था, है ना। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो रहता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहता है। हमने पूरा डायग्राम्स के थ्रू देखा हुआ था, पूरा बड़ा बड़ा डायग्राम बना के हमने देखा हुआ था। तो ये रहता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया रहती है, राइट। एंड हमने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा था जो कि जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, प्लास्टिड, प्लास्टिड। राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था जो ये ग्रेन लाइक बॉडीज रहती है, राइबोसोम, है ना, राइबोसोम्स। गोल्जी बॉडी, है ना, जिस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहती है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडीज, राइट, गोल्जी बॉडीज। एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है जो कि न्यूक्लियस से अटैच रहता है, इस तरीके से वो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही रहता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, राइट। ये है न्यूक्लियस हमारा जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, राइट। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो सेल है, सेल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सारे सेल को जो कंट्रोल करता है, जो भी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है वो हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, राइट। और भी हमने सेल ऑर्गेनल्स देखे थे, वो आपको पहले वाला जो लेक्चर्स है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, वो लेक्चर्स को देखते हैं। और जो इसमें फ्लूइड भरा रहता है इसे हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्म, है ना, ये भी हमने देखा था, साइटोप्लाज्म। एंड जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसे हम बोल लेते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। एंड साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला के अगर हम बोलें और जो मतलब टोटल हम अगर पूरे सेल का जो भी मटेरियल उसमें पाया जाता है तो वो न्यूक्लियस के अंदर हो या फिर न्यूक्लियस के बाहर हो, तो उसे हमने एक नाम दिया था, वो था हमारा प्रोटोप्लाज्म, राइट। तो ये चीज़ें आप मेमोराइज कीजिएगा, जो हमारा पहले वाला लेक्चर था
है ना, उसकी। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इस तरीके से हमने अपनी जो सेल्स है, सेल के बारे में पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है ना। तो जो हमारा नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है, हमारे सेल का इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है न्यूक्लियस। तो आज हम अपना जो न्यूक्लियस है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहता है, 2 मेम्ब्रेन इसमें रहती हैं ना। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, कैसी एक्टिविटीज होती हैं, तो वो हम देखते हैं, राइट। तो देखते हैं, चलिए 1 बाय 1। और आप जो डायग्राम के थ्रू जो समझाया जाता है आपको, तो आप इसको नोट कर सकते हैं ना। ये जो बायोलॉजी है वो डायग्राम के थ्रू ही आपको समझ आएगी, वरना जो बायोलॉजी है वो हमें नॉर्मली हम अपनी जो नेक्ड आइज हैं उनसे नहीं देख सकते, क्योंकि ये कुछ रिएक्शंस और क्रियाएं रहती हैं या छोटे छोटे ऑर्गन रहते हैं हमारी बॉडी में, जो कि हम नहीं देख पाते, राइट। तो ये आप लोग डायग्राम बनाइएगा प्रॉपर, राइट। चलिए देखते हैं। तो जो न्यूक्लियस है हमने देखा कि जो हमारी सेल है, सेल का सेंट्रल पार्ट रहता है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। हम बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। ये है हमारा न्यूक्लियस, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहता है, राइट। ध्यान रखिए, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहता है न्यूक्लियस का। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है और सेल ऑर्गेनल नहीं है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। और इसकी जो मेम्ब्रेन्स रहती हैं, दोनों मेम्ब्रेन्स रहती हैं, इसमें पोर्स पाए जाते हैं, इनमें पोर्स पाए जाते हैं। इस तरीके से ये इनमें पोर्स रहते हैं, ये कंप्लीटली पैक्ड नहीं रहते हैं। ये पोर्स इसलिए रहते हैं जिससे कि जो मटेरियल है साइटोप्लाज्म का, जो सेल का मटेरियल अंदर जा सके साइटोप्लाज्म का मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर आ सके। इस एक्सचेंज के लिए ये कुछ अंदर जाने के लिए एंड कुछ बाहर जाने के लिए इसमें जो पोर्स पाए जाते हैं, जो हमारा न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में, राइट, है ना। तो ये जो रहती है, ये पोरस मेम्ब्रेन्स रहती हैं, दोनों पोरस मेम्ब्रेन रहती है, मतलब इसमें पोर्स पाए जाते हैं, राइट। तो ये रहती है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है ना, और पोरस मेम्ब्रेन है। पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स रहती हैं, जिससे कि जो मटेरियल है साइटोप्लाज्म का सेल के अंदर जा सके एंड सेल जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का बाहर जा सके एंड जो साइटोप्लाज्म है वो अंदर आ सके, है ना। कुछ इसमें जो रहती है एक्टिविटीज चलती रहती हैं, राइट, तो उसकी वजह से, राइट। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एंड जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में इस तरीके का कुछ मटेरियल पाया जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मटेरियल पाया जाता है, ये इस तरीके से भरा रहता है। इसको हम बोल लेते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क, है ना। ये जो मटेरियल भरा पड़ा है इसको हम बोल लेते हैं क्रोमेटिन, है ना। क्रोमेटिन मटेरियल भरा पड़ा रहता है। एक ऐसा मटेरियल रहता है जिस पर जो भी बॉडीज की जो एक्टिविटीज हैं, या फिर हम बोले तो जीन इस पर रहते हैं, हम समझेंगे कि जीन क्या होता है ना। तो ये इस तरीके का जो मटेरियल रहता है, थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर रहता है इसका, उसे हम बोल लेते हैं क्रोमेटिन, राइट। ये चीज आप ध्यान रखिए। ये जो क्रोमेटिन पाया जाता है ओनली ऑन जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है ना। और जो क्रोमेटिन रहता है, जो क्रोमेटिन नेटवर्क रहता है, और इस पर जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स मतलब जैसे कि हमारी जो आईज हैं वो करली हैं, या मतलब हमारी आईज कैसी हैं, है ना। जो रहते हैं, आपने देखा ब्लैक रहती है, या फिर जो एक अलग तरीके की आईज रहती हैं, आईज का कलर, या फिर जो हमारा हेयर है वो कैसा है, हमारी स्किन है डार्क स्किन है या लाइट स्किन है। तो जो भी हमारी बॉडी के जो फीचर्स रहते हैं वो इन क्रोमेटिन जो मटेरियल रहता है, इस पर जो जिस तरीके का जीन रहेगा उसी की वजह से हमारा जो अपीयरेंस है वो दिखता है ना। तो इस तरीके से रहता है हमारा क्रोमेटिन मटेरियल जिस पर जीन्स रहते हैं, है ना। और ये जो क्या है, जो क्रोमेटिन जो मटेरियल है वो डीएनए एंड आरएनए का बना रहता है। डीएनए एंड आरएनए, अरे डीएनए एंड आरएनए क्या होता है? डीएनए एंड आरएनए होता है एक जो
एक मटेरियल रहता है जिससे कि कोई चीज बनी है, जिससे कि हम किसी भी चीज से कुछ चीज बनाते हैं। तो जो क्रोमेटिन जो मटेरियल है जो बना हुआ है, क्रोमेटिन जो बना हुआ है वो डीएनए प्लस जो आरएनए से बना हुआ है ना। तो डीएनए क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। एंड इसका है जो आरएनए का फुल फॉर्म है वो है राइबो एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। तो ये राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। ये क्या होता है कि जो जीन्स हैं, जो हमने अभी देखा कि जीन्स हैं जिस पर हमारे जो बॉडी है, बॉडी का अपीयरेंस कैसा है, किस तरीके की जो हमारा स्किन है, स्किन कलर, हेयर का कलर या फिर आइज का कलर, जिस तरीके का जो भी फीचर है कि हमारी हाइट क्या है, तो वो जीन रहते हैं, है ना। तो जीन की वजह से हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर दिखता है एंड अदर फीचर्स दिखते हैं। तो जो जीन जो बना रहता है वो डीएनए एंड आरएनए का ही बना रहता है ना। तो ये जीन है। तो जैसे ये थ्रेड है, ये हमने देखा ये थ्रेड इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना। तो इसी पर एक एरिया रहता है जहां पर एक पर्टिकुलर टाइप का एक जीन, एक कैरेक्टर रहता है एक सेगमेंट पर। सपोज दैट कि इस वाले सेगमेंट पर कोई फीचर है, जीन है, और जिस पर हमारी जो हेयर का कलर है और जो हेयर का टाइप है वो कर लिए, है ना। तो इस सेगमेंट को बोल देते हैं हम जीन। और ये जीन बना रहता है वो डीएनए एंड आरएनए का बना रहता है। तो इस तरीके के जो पूरा जो क्रोमेटिन नेटवर्क है उस पर अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के क्या है कि जीन पाए जाते हैं, राइट। ये चीज आपको ध्यान मतलब समझ आ रही होगी कि जो एक पूरा है ये क्रोमेटिन है, इस पर जो अलग अलग सेगमेंट हैं, जो अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, उन्हीं को हम जीन बोल लेते हैं, जो कि एक क्वालिटी और एक अपीयरेंस, एक अपना खुद का एक डिफरेंट कैरेक्टर को कैरी करता है, उसे हम बोल लेते हैं जीन, राइट। और जो कि बना रहता है डीएनए एंड आरएनए का, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी, है ना। तो ये हमारे कुछ क्रोमेटिन, है ना, क्रोमेटिन का जो स्ट्रक्चर है। और एक क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है कुछ जब जैसे सेल एक सेल से दूसरी सेल में डिवाइड होती है, एक सेल से दो सेल बनती, हम देखेंगे आगे चल के सेल डिवीजन किस तरीके से होता है। तो हमेशा क्या होता है कि जो सेल रहती है वो मल्टीप्लाई करती रहती है, मतलब जब ओल्ड सेल से न्यू सेल्स बनती है, डॉटर सेल्स बनती है, जिनको हम डॉटर सेल बोलते हैं। तो जो सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में जो क्रोमेटिन है जो हम देखते हैं, ये क्रोमेटिन है। ये क्रोमेटिन कुछ इस तरीके का बड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखता है और ये हमें अच्छे से दिखाई देने लगता है ना, अच्छे से दिखाई देने लगता है। इसमें तो क्या है, जो नॉर्मली सेल रहती है नॉर्मल ड्यूरेशन में, उसमें इस तरीके से फैला रहता है नेटवर्क, जो कि हमें समझ नहीं आता। लेकिन जब सेल डिवीजन होता है, एक सेल से दो सेल बनती हैं, उस टाइम ये इस तरीके का क्लियर स्ट्रक्चर इसमें हमको देखने को मिलता है ना, ये क्रोमेटिन्स का, राइट। तो ये चीज हम आगे चल के आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से सेल डिवीजन होता है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि जो डीएनए है एंड आरएनए, ये क्या है कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए बन गए फिर, है ना। और फिर जो दूसरा डीएनए बना उससे भी फिर दूसरा डीएनए बन गया, या फिर डीएनए से आरएनए बन गया। इस तरीके की एक्टिविटीज हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें चलती रहती हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि जो क्या है, डीएनए हमेशा रेप्लिकेट करता रहता है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है। जैसे ये डीएनए है, डीएनए स्ट्रक्चर है, राइट। तो इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, नॉर्मली आप समझ सकते हैं, राइट। तो ये डीएनए है, डीएनए से फिर क्या होता है, डीएनए से एक दूसरा डीएनए बन जाता है। ये जैसे इस तरीके का डीएनए है ना, तो हम क्या होगा, जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी में डीएनए फॉर्मेशन की, डीएनए मल्टीप्लिकेशन की, राइट, है ना, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है डीएनए। तो ये क्या है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन गया, ये है ओल्ड डीएनए,
एंड ये है न्यू डीएनए, है ना, न्यू डीएनए। तो इस तरीके से क्या है कि जब एक डीएनए से, ओल्ड डीएनए से न्यू डीएनए बन जाता है या डॉटर डीएनए बन जाता है, उस प्रोसेस को हम बोल लेते हैं क्या, उस प्रोसेस को हम बोल लेते हैं ट्रांस रेप्लिकेशन, है ना, उसे हम बोल लेते हैं रेप्लिकेशन, है ना। मतलब कि एक मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा है, मतलब ओल्ड डीएनए से न्यू डीएनए बन रहा है, उसे हम बोल लेते हैं रेप्लिकेशन, राइट, उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ये चीज ध्यान रखिए, है ना, क्योंकि और इसी तरीके के जो टर्मिनोलॉजी आएगी तो आपको वो कंफ्यूज करेगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। ये तो हो गया हमारा रेप्लिकेशन की एक ओल्ड डीएनए से एक न्यू डीएनए बना, राइट। एंड क्या होता है कि जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है, जो हमने देखा राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो डीएनए से, ये डीएनए है, ये डीएनए से क्या होता है, फिर आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, ये है डीएनए, ये हो गया आरएनए। इस डीएनए से जो आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम बोल लेते हैं, उस प्रोसेस को हम बोल लेते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन, है ना। डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसे हम बोल लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो आप ये रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी है थोड़ी मिलती जुलती है सबसे, है ना, एक दूसरे से। तो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसे हम बोल लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आप चीजें ध्यान रखिए, है ना। एंड जो आरएनए बना है, आरएनए से फिर क्या होता है, जो ये हमारा आरएनए है, इस आरएनए से क्या बनती है, फिर प्रोटीन, इस तरीके की प्रोटीन बन जाती है, ये है प्रोटीन, है ना। तो ये प्रोटीन है। जब वो आरएनए से प्रोटीन बनती है, उस प्रोसेस को हम बोल लेते हैं ट्रांसलेशन, है ना। तो ये हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए से डीएनए बनता है ना, डीएनए से डीएनए बनता है। एंड जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें डीएनए से आरएनए बनता है, एंड जो ट्रांसलेशन होता है उसमें आरएनए से प्रोटीन बनती है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझिए, मोटी मोटी चीज़ें हैं, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, और इनके बारे में अगर हम डिटेल में जाएंगे कि ये कैसे होता है ना, वो हायर क्लास की स्टडीज़ में हो जाता है। वो सारी प्रोसेस बहुत गहरी हैं कि जो रेप्लिकेशन है वो किस तरीके से होता है, ट्रांसक्रिप्शन है वो किस तरीके से होता है, एंड ट्रांसलेशन है वो किस तरीके से होता है। तो इसकी हम ओनली ये समझना है कि क्या होता है ट्रांसलेशन, क्या होता है रेप्लिकेशन, एंड क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो इतना ही हमको इसमें समझना होगा, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना। एंड अब क्या है, आपको आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, क्योंकि जो बायोलॉजी है वो आपको मैं बार बार कहूँगी वो डायग्राम से ही आपको समझ आएगी। अगर आप थ्योरी में लिखने बैठेंगे तो इतनी समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमें ये चीज़ें नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है आउटसाइड, है ना, आउटसाइड में देखने को नहीं मिलती। एक एक्टिविटीज क्रियाएँ होती हैं, है ना, जो चलती रहती हैं हमारी जो सेल है, सेल के अंदर, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये जो सारी एक्टिविटीज चलती है ना, जो डीएनए से आरएनए बनना एंड आरएनए से फिर प्रोटीन बनना, है ना, ये कुछ क्रियाएं होती हैं जो हमारे जो न्यूक्लियस है, देन कुछ होती है न्यूक्लियस के बाहर, है ना। डीएनए से जो डीएनए बनता है वो सेल के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए से डीएनए बनता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना। फिर डीएनए से जब आरएनए बन जाता है, आरएनए बनने के बाद ये क्या है, ये बाहर निकल आता है आरएनए, एंड देन फिर क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में आके इसमें आरएनए से प्रोटीन बनती है ना। तो इस तरीके से ये चीजें चलती रहती हैं, राइट। अब देन हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हमने देखा कि
हमने देखा कि क्रोमेटिन मटेरियल इस तरीके का हो जाता है कुछ। जब सेल डिवीजन होता है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर ले लेता है जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है ना। तो इन्हीं को हम क्या बोल लेते हैं, ये दो इस तरीके का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है एंड आपस में जुड़ा रहता है ना, ये जुड़ा रहता है। इसका कुछ बड़ा सा हम डायग्राम देखते हैं ना, इस तरीके से जुड़ा रहता है ना। तो इसको हम बोल लेते हैं, इस तरीके का जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन का जो नेटवर्क है इस तरीके का स्ट्रक्चर ले लेता है जब सेल डिवीजन के टाइम, है ना। और तो उसको हम बोल लेते हैं, इसको हम बोलेंगे क्या, क्रोमोसोम। इसको हम बोल लेते हैं क्रोमोसोम, है ना। तो हमारी बॉडी है या फिर किसी प्लांट की बॉडी या एनिमल की बॉडी, तो हम देखते हैं कि वो क्रोमोसोम्स इसमें हर एक को उसमें पाए जाते हैं, है ना। तो ये जो है, जो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसे हम बोल लेते हैं क्रोमोसोम। अब हम देखते हैं, हमें अब पढ़ना है जो क्रोमोसोम है, हमें अपने अब इसके बारे में स्टडी करनी है कि ये क्या होता है, कितने टाइप के रहते हैं और इसके पार्ट्स हैं। तो हमें अब जो स्टडी करनी है वो क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करनी है, राइट। तो जो थोड़ी जो साइंस है वो कॉम्प्लिकेट है, आपको ये वर्ड आएंगे उनसे घबराना नहीं है, आप इनको पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, राइट। तो चलिए अब इसके बारे में, हम क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करते हैं कि कितने टाइप के रहते हैं एंड क्या है ये चीज़, राइट। तो ये है, ये है जिससे जो क्रोमोसोम बना हुआ है, ये क्रोमोसोम बना हुआ है, इसका जो पार्ट है, ये पार्ट है, मतलब ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है इस तरीके का। तो ये जो ए होती हैं, जो दो चीज़ें रहती हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो रहती हैं, इनको हम बोल लेते हैं क्या, क्रोमेटिड। इनको हम बोल लेते हैं क्रोमेटिड, राइट। क्रोमेटिड बोलते हैं, एक क्रोमेटिड है एंड ये भी एक क्रोमेटिड है, ये भी एक क्रोमेटिड है, राइट। तो ये जो क्रोमोसोम बना रहता है दो क्रोमेटिड से बना रहता है एंड इसमें जो बीच का जो स्ट्रक्चर है जो इसको जोड़ के रखता है उसे हम बोल लेते हैं क्या, सेंट्रोमियर। इसे हम बोल लेते हैं सेंट्रोमियर, जो इसको कनेक्ट करके रखता है, दोनों क्रोमेटिड्स को कनेक्ट करके रखता है, उस जगह को हम बोल लेते हैं, उसे बोलते हैं हम सेंट्रोमियर, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये है हमारे क्रोमोसोम के पार्ट, है ना। और यहाँ पे एक डिस्क से स्ट्रक्चर भी रहता है, दोनों जो इस तरीके से जो रहती है ना, क्रोमेटिड्स रहती हैं, इनमें इस तरीके से डिस्क शेप जो स्ट्रक्चर रहता है जो कि इसको कनेक्ट करके रखता है, उसे हम बोल लेते हैं काइनेटोकोर। उसे हम बोल लेते हैं काइनेटोकोर, जहां से ये दोनों चीजें एक जगह जुड़ती हैं, है ना। तो डिस्क शेप एक स्ट्रक्चर रहता है, उसे हम बोल लेते हैं काइनेटोकोर एंड जहां पर ये जुड़ा रहता है ये पूरा, जो उसको हम बोल लेते हैं क्या, सेंट्रोमियर, राइट। तो ये सेंट्रोमियर का बहुत ज्यादा ही यूज है। इसके अकॉर्डिंग जो है क्रोमोसोम्स को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब स्टडीज, है ना, इसकी लोकेशन के बेस पर, राइट। तो हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के कितने टाइप है, राइट। एक एक करके हम देखते हैं इनको। तो आप डायग्राम इसका जरूर बनाइएगा, विदाउट डायग्राम आपको समझ नहीं आएगी बायोलॉजी, राइट। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब हम देखते हैं जो हमारा टाइप देखते हैं क्रोमोसोम्स के, क्रोमोसोम के टाइप देखते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, राइट। तो हम देखते हैं कि कुछ क्रोमोसोम रहते हैं वो इस तरीके से रहते हैं, कुछ क्रोमोसोम रहते हैं जो इस तरीके से रहते हैं। तो ऐसा क्रोमोसोम जिसमें जो सेंट्रोमियर है, ये है क्या, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है वो कहाँ है, मिडिल में है, मिडिल में है। सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो कहाँ है, मिडिल में है, जिसकी वजह से ये जो
ये जो क्रोमेटिड्स हैं वो इक्वल पार्ट में डिवाइड है, मतलब दोनों तरफ की, दोनों आर्म की जो क्रोमेटिड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो इक्वल है ना, इक्वल आर्म जो जिसे हम बोलेंगे, ये आर्म हो जाती हैं, ये क्रोमेटिड है, जैसे ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, जो डिवाइड कर दी गई है जो सेंट्रोमियर के द्वारा, यहाँ इसकी लोकेशन की वजह से ये इक्वल हो गई है ना, तो इक्वल आर्म्स हैं, है ना, तो ये इसकी वजह से इसको हम बोल लेते हैं मेटासेंट्रिक। ऐसे क्रोमोसोम को हम बोल लेते हैं क्या, मेटासेंट्रिक, है ना, क्योंकि ये बीच में जो लोकेशन है, सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है वो मिडिल में है, जिसकी वजह से ये आर्म्स हैं ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई हैं, है ना, तो इसको हम बोल लेते हैं क्या, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, राइट। देन हमारा नेक्स्ट है, और नेक्स्ट हम देखेंगे कि वो नेक्स्ट है हमारा सब मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि जो मेटासेंट्रिक है इसमें तो जो क्रोमोसोम है, जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल मिडिल में, जिसकी वजह से दोनों इक्वल आर्म्स हैं। बट क्या है, ये थोड़ा मिडिल में ना होके स्लाइटली थोड़ा सा ये एक साइड झुक जाता है, जिससे क्या होता है कि जो इसकी एक साइड वाली जो आर्म्स रहती हैं इसकी वो छोटी रहती हैं, थोड़ी सी छोटी रहती हैं, एंड अदर साइड की जो आर्म्स रहती हैं वो थोड़ी लेंदी रहती हैं, है ना, तो ये क्या होता है, अनइक्वल हो जाती है। ये सेंट्रोमियर की पोजीशन है, ये सेंट्रोमियर है ना, तो ये इक्वल नहीं है, ये थोड़ी क्या है, स्मॉल है, कंपैरिजन में स्मॉल है, ये क्या है, लार्ज है ना। ये आपको पोजीशन से समझ आ रहा होगा, डायग्राम से समझ आ रहा होगा कि स्लाइटली ये स्मॉल है ना, और ये थोड़ी लार्ज है ना, तो इन्हें हम बोल लेते हैं सब मेटासेंट्रिक, राइट। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, इसको हम बोल लेते हैं सब मेटासेंट्रिक, है ना। एंड जो हमारा नेक्स्ट है वो है एक्रोसेंट्रिक। वो है हमारा एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक का हम डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, है ना, आप थोड़ा इसको समझ लीजिएगा, है ना। तो ये इसमें क्या है कि जो सेंट्रोमियर है मतलब एक साइड ज्यादा, मतलब ये टर्मिनल पोजीशन पर रहती है, जिसकी वजह से ये ना बहुत ही वेरी स्मॉल हो जाती है, वेरी स्मॉल आर्म्स, बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाती हैं, जिसको हम बोल लेते हैं एक्रोसेंट्रिक, राइट। इसको हम बोल लेते हैं, और ये बहुत ज्यादा वेरी लार्ज हो जाती हैं, वेरी लार्ज, है ना, तो ये होता है हमारा एक्रोसेंट्रिक, है ना। देन है हमारा कि जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है बिल्कुल ही ज्यादा टर्म पे है, बहुत ही ज्यादा इस तरीके से है यहाँ पर कि हमें डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम बोल लेते हैं क्या, मतलब एक भी शेप बन जाता है, इस तरीके का भी शेप तो इसमें बनता है, राइट। भी शेप तो बनता है हमारा मेटासेंट्रिक में। यहाँ पे क्या है कि ये जो इसकी पोजीशन है बहुत ही ज्यादा टर्न पे है ना, तो इसे हम बोल लेते हैं क्या, टीलोसेंट्रिक, राइट। तो ये इस तरीके की जो पोजीशन है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है उस पर हम उसके बेस पर हमने क्रोमोसोम को डिवाइड किया गया, सेंट्रोमियर, राइट। तो ये है कुछ जो हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की जो सेंट्रोमियर की पोजीशन की वजह से हमने क्रोमोसोम्स को डिवाइड किया, राइट। देन अब जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम भी 2 टाइप्स के रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, जैसे कि मेल है और फीमेल है, उसमें सेक्स जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो डिफरेंट टाइप के रहते हैं, जिसकी वजह से मेल एंड फीमेल में डिफरेंस दिखता है, हमें देखने को मिलता है ना। तो उसके बेसिस पर हम अब डिवीजन देखते हैं हमारे क्रोमोसोम्स का।
उसके बेसिस पर हम क्रोमोसोम्स का डिवीजन देखते हैं, राइट। तो एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ, अब हम देखेंगे कि जो क्रोमोसोम है उनके उसको हम सेक्स के बेस पर हम डिवाइड करते हैं, है ना। तो इसको दो टर्म दिए गए हैं, पहला है ओटोसोम्स एंड दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम, है ना। जो नॉर्मल क्रोमोसोम रहते हैं, जो हर एक में पाए जाते हैं, मतलब मेल में भी पाए जाते हैं एंड फीमेल में भी पाए जाते हैं, उसे हम बोल लेते हैं क्या, ओटोसोम्स। एंड जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, मेल एंड फीमेल में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, उसको हम बोल लेते हैं सेक्स क्रोमोसोम, है ना। तो इसका मतलब इतना ही है। एंड हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि हम अगर ह्यूमन को लें, एक आदमी को लें, तो हमने देखा कि जो सेक्स क्रोमोसोम रहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम मेल में रहता है एक्स एंड वाई, एंड फीमेल में होते हैं एक्स, है ना। तो ये हो जाती है क्रोमोसोम्स, राइट, जो सेक्स क्रोमोसोम। एंड ओटोसोम है, जो टोटल पेयर रहते हैं वो कितने रहते हैं, 23 पेयर्स रहते हैं, 23 पेयर्स रहते हैं, जिसमें क्या है, एक पेयर तो क्या है एक्स वाई एंड एक है एक्स, है ना। तो मेल फीमेल में ये तो अलग हो जाता है। एंड जो इसका 22 पेयर्स रहते हैं, 22 पेयर्स रहते हैं, जब 22 पेयर्स हैं जो कि सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते हैं, वो होते हैं हमारे ओटोसोम के, जिनको हम बोल लेते हैं ओटोसोम्स, जो कि सेक्स को डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं। ओनली एक पेयर रहता है जो कि सेक्स को डिटरमाइन करता है, जैसे मेल में एक्स वाई एंड फीमेल में एक्स, राइट। तो हमारे जो ह्यूमन में 23 पेयर्स रहते हैं, ह्यूमन में 23 पेयर्स रहते हैं, राइट। तो ये 22 प्लस ये 1 पेयर ये इधर है, तो टोटल मिलके क्या हो जाते हैं 23 पेयर्स, है ना, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो रहता है क्रोमोसोम्स का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, राइट। एंड क्या होता है कि कभी कभी जो क्रोमोसोम रहते हैं, कभी कभी क्रोमोसोम बहुत ही ज्यादा लेंथ में बड़े हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाते हैं। एंड कुछ जो नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है, किसी नॉर्मल स्ट्रक्चर से थोड़ा ये अलग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना, उसके बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि लैंप ब्रश क्रोमोसोम जो रहते हैं, वो क्या होता है कि नॉर्मली हम देखते हैं क्रोमोसोम इस तरीके से रहते हैं, हमने देखा। लेकिन ये इस तरीके से ना होके ये अपना स्ट्रक्चर कुछ अलग ही तरीके से बना लेते हैं, इस तरीके से ये इनमें लूप्स बन जाती हैं, है ना। और इसमें जो पोजीशन है ना, तो ये आप देख सकते हैं, है ना, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना। तो ये जो पोजीशन है, ये हमारी सेंट्रोमियर है, ये है सेंट्रोमियर, और ये है क्या, ये क्रोमेटिड्स हैं, ये क्रोमेटिड्स हैं क्रोमोसोम की दोनों, है ना, ये क्रोमेटिड्स हैं, और ये है पूरा क्रोमोसोम। और ये क्या होता है, ये सेंट्रोमियर है, ये पोजीशन है सेंट्रोमियर की। और ये क्रोमेटिड्स है, क्रोमेटिड्स क्या है, ये लूप का फॉर्म ले लेती हैं, इस तरीके से लूप बना दी ना, ये लूप, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर से थोड़ा अलग हो गया, इनको बोलते हैं हम लूप्स। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं हम, लैंप ब्रश क्रोमोसोम। और ये लेंथ में भी बड़ा होता है नॉर्मल क्रोमोसोम से, राइट। तो ये होता है हमारा लैंप ब्रश क्रोमोसोम। और दूसरा है हमारा क्या है, पॉलीटीन क्रोमोसोम, है ना। पॉलीटीन क्रोमोसोम कैसा है कि जिसकी जो डीएनए है उसमें कई डीएनए पाया जाता है, इस तरीके से, है ना, बहुत ही ज्यादा साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब नॉर्मली कहें तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है नॉर्मल साइज से, है ना। और इसमें बहुत ज्यादा
बड़ा डीएनए पाया जाता है। डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है नॉर्मल सी। क्या होता है कि डीएनए जब रेप्लिकेट करता है, डीएनए हमने पढ़ा अभी रेप्लिकेशन, जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो ये अलग नहीं होता। ये क्या होता है, जो रेप्लिकेशन से जो डीएनए बना है वो भी आपस में जुड़ता जाता है। उससे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स की लेंथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, जिसको हम बोल देते हैं पॉलीटेन क्रोमोसोम, राइट। तो आप ये चीजें, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, आप इन चीजों को डायग्राम के थ्रू ही याद रख सकते हैं, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए, राइट। तो ये था हमारा ऑल अबाउट जो हमारा क्रोमोसोम है एंड न्यूक्लियस है, राइट। और इसके आगे भी जो साइटोलॉजी है उसमें हम और भी चीजें पढ़ेंगे, है ना। इनका जो सेल डिवीजन है वो किस तरीके से होता है, तो हम टॉपिक वाइज तरीके से अपनी साइंस को कवर कर रहे हैं, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स हैं वो समझ आए होंगे, जितने भी टॉपिक हैं वो आपको समझ आए होंगे, है ना। एक और जो टर्म है वो क्या बोलते हैं, हमने जो पढ़ा था जो है, हमने अभी पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन, है ना। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, तो उसका उल्टा होता है एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसका उल्टा होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, हमने ट्रांसक्रिप्शन में देखा था कि सीधा क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आरएनए से भी डीएनए बन जाता है, आरएनए से भी डीएनए बन जाता है, ये प्रोसेस चलती रहती है, जिसको हम बोल देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है कि आरएनए से डीएनए बन जाता है, आरएनए से क्या बन जाता है, डीएनए, है ना। तो इसको हम बोल लेते हैं क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो डीएनए से आरएनए है, डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको हम बोल लेते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो ये चीजें हैं, कुछ चीजें इनमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है एंड ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई होंगी अच्छे से। तो आप इन चीजों को, इन टर्मिनोलॉजी को याद कीजिए। और अगर इसके साइंस है, साइंस बहुत ही ज्यादा गहरी है, अगर इसमें और भी पढ़ाएंगे तो बहुत ही ज्यादा गहराई में जाएंगे, लेकिन हमें अपने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्या चीज हमें याद रखनी है, कितना पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई जाएगी, राइट चीजें। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको साइंस के सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे आपको, राइट, है ना। तो लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।